what we did last time. अगर आपको याद हो लास्ट वीक हमने चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट किया था. It was regarding equilibrium of a rigid body. Now, the condition for equilibrium of a rigid body, as we have discussed in the last lecture as well, कि जब हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो चूंकि रिजिड बॉडी हम डिफाइन करते हैं एक ऐसी बॉडी विच इज इनकेपेबल ऑफ एनी डिफॉर्मेशन बट इट हैज़ सम साइज, और साइज को देखते हुए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखते हुए उसका वेट वहाँ एक्ट करता है. तो जब भी हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं, इन ऑर्डर टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन दैट रिजिड बॉडी, there shouldn't be any unbalanced force acting on that rigid body. Similarly, there shouldn't be any unbalanced moment acting on that rigid body as well. In other words, वो जो रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में उसी वक्त कहलाती है अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है. उसके बाद हम अपने पहले मेजर टॉपिक पे आए थे चैप्टर के, विच इज इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी इन 2 dimensions, इन विच वी कंसिडर्ड अ रिजिड बॉडी विच इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम. उस रिजिड बॉडी पे जो जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही थी, दे ऑल दोस फोर्सेस वर एक्टिंग विद इन अ प्लेन, और जितनी भी मोमेंट्स थी दे आर बेसिकली एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. उसमें फिर हमने सबसे पहली बात की थी फ्री बॉडी डायग्राम की, कि किसी भी रिजिड बॉडी की जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो यू नीड टू आइसोलेट दैट रिजिड बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. आइसोलेशन से क्या मुराद है कि यू नीड टू कट ऑफ दैट रिजिड बॉडी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. जहां जहां से वो सराउंडिंग्स के साथ कनेक्टेड है आप उन कनेक्शंस को रिमूव करते हैं. Now once you are removing those connections, उस हर कनेक्शन को रिमूव करने के नतीजे में you are going to get some reaction force. तो आप अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे वो तमाम के तमाम एक्टिव फोर्सेस जो कि आपके अप्लाइड फोर्सेस होती हैं, रिएक्शन फोर्सेस जो कि कंस्ट्रेंट्स के नतीजे में आपके पास आ रही होती हैं, और वेट को अपनी उस फ्री बॉडी डायग्राम पे जो है वो शो करते हैं. Then once your free body diagram is complete, then in the next step you are going to apply the conditions of equilibrium on that rigid body. Now as far as the conditions of equilibrium are concerned, जिस तरह अभी हमने बात की थी rigid body की, जब हम equilibrium की condition apply करते हैं तो there shouldn't be any unbalanced force acting on the rigid body, as well as there shouldn't be any unbalanced moment acting on that rigid body. अब इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आपको याद हो, वी स्टडीड 3 different set of equations. The most commonly used set of equation which we discussed last time was कि उस rigid body के ऊपर आप summation fx equal to 0, summation fy equal to 0 और summation m equal to 0 अप्लाई कर देंगे. So this is the first set of equation जिसमें 2 फोर्स समेशन और 1 मोमेंट समेशन आप कर रहे हैं. या तो वो रिजिड बॉडी इन 3 इक्वेशंस को अगर सेटिस्फाई करे तो आप कह सकते हैं कि दैट रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. देयर आर 2 अल्टरनेट सेट ऑफ इक्वेशंस एज वेल. वो 2 अल्टरनेट सेट्स क्या हैं कि आप चाहें तो समेशन fx इक्वल टू 0, इसी तरह समेशन ma इक्वल टू 0 और समेशन mb इक्वल टू 0 जो है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज द सेकेंड सेट ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. अगर आप चाहें तो कुछ प्रॉब्लम्स पे अगर आप बेहतर समझते हैं कि मोमेंट्स के सम करने से आपको ज़्यादा आराम से अननोन रिएक्शन फोर्सेस मिल सकती हैं, तो आप ये सेट ऑफ इक्वेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं. पहले सेट में क्या है कि 2 फोर्स इक्वेशन और 1 मोमेंट इक्वेशन आप सम कर रहे हैं. सेकेंड सेट में आप 1 फोर्स इक्वेशन और 2 मोमेंट इक्वेशन जो है वो यूज़ करते हैं उस रिजिड बॉडी के ऊपर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शंस. The third set of equations which is again very rarely used is that कि आप बजाय फोर्स इक्वेशन यूज करने के आप 3 डिफरेंट पॉइंट जो कि कोलिनियर ना हो उस रिजिड बॉडी के ऊपर, आप उनके अलोंग जो है वो मोमेंट फाइंड कर सकते हैं. दैट इज समेशन ma इक्वल टू 0, समेशन mb इक्वल टू 0 एंड समेशन mc इक्वल टू 0 वेयर पॉइंट्स a b and c does not lie along the same line. तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स उस रिजिड बॉडी के जो हैं उसके ऊपर आप ये समेशन m अप्लाई कर सकते हैं 3 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर a b c. सो दीज आर द 3 डिफरेंट सेट ऑफ इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, जो कि आपने उस रिजिड बॉडी के ऊपर अप्लाई करके उसके डिफरेंट सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो डिटरमिन करने. द मोस्ट कॉमनली यूज, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ था लास्ट लेक्चर में, कि मोस्ट कॉमनली आप इस पहले सेट को ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे. प्रोबेबली शायद 99% प्रॉब्लम्स पे आप इसी सेट को इस्तेमाल कर रहे होंगे कि समेशन fx, समेशन fy और समेशन m. लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर. सिचुएशन को देखते हुए आप 1 फोर्स 2 मोमेंट,
या तीनों मोमेंट इक्वेशन भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आज के लेक्चर में अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल 5-5 सॉल्व की थी। आज हम पहले घंटे में कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स इसी टॉपिक से रेलेवेंट सॉल्व करेंगे और सेकेंड आवर में हम 2 and 3 फोर्स मेंबर्स के हवाले से बात करेंगे और फिर हम कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स की जो है वो जिक्र करेंगे। इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर हम 3 डायमेंशन में इक्विलिब्रियम जो है उसके हवाले से बात करेंगे और कोशिश यही होगी कि ये चैप्टर जो है नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि इसके बाद जो हमारे 2 मेजर चैप्टर्स हैं ट्रसेस का और फ्रिक्शन का, हम उनको जो है वो साथ साथ कवर कर सकें। मोरोवर काइंडली अपने माइक्स म्यूट कर दें। सर पूछें। सर जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन सर, ABC सर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट्स है ना बेसिकली जी, उस रिजिड बॉडी के ऊपर कोई से 3 पॉइंट्स हैं जो कि एक लाइन में लाई ना करते हो। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अगर आप कि सीआर ने आपसे शेयर किया हो, सीआर आपका कौन है? अहमद है, मोहम्मद अहमद? जी सर अहमद है जी। अहमद आपने अगर अहमद आप सुन रहे हैं, आपने आई होप के LMS का एनरोलमेंट कोड स्टैटिक्स का तमाम लोगों से बात कर रहा हूं, मगर अहमद ने शेयर कर दिया है। शेयर कर दिया सर, हमने एनरोल कर लिया अपने आप को सर। चलिए, दैट्स नाइस। इसकी वजह क्या है कि ये जो टॉपिक हमारा ख़त्म होगा कल की क्लास में, तो आपको इस टॉपिक से रेलिवेंट असाइनमेंट नंबर 2 भी जो है वो कल तक मिल जाएगी, जिसमें ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 या 3 प्रॉब्लम्स आपने संडे तक सबमिट करवाने होंगे इस टॉपिक से रेलिवेंट। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पता है आप पे बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। तो 2 to 3 प्रॉब्लम्स इस टॉपिक से रेलिवेंट आपने सॉल्व करके संडे तक सबमिट कराने होंगे और आपका LMS पे नेक्स्ट वीक जो है वो क्विज भी इसी टॉपिक से रेलिवेंट होगा। तो जब आप असाइनमेंट खुद जमा कराएंगे तो मोस्ट लाइकली क्विज भी आप आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए मैं LMS की आपसे साथ शेयर की थी, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपका LMS पे इसी टॉपिक इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशंस जो है उससे रेलिवेंट क्विज नंबर 1 भी कंडक्ट होगा, जो कि LMS पे कंडक्ट किया जाएगा। इसलिए तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो LMS के कोड के साथ इस स्टैटिक्स कोर्स में रजिस्टर हो जाएं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। और क्विज की डेट क्या होगी, टाइम क्या होगा, वो मैं आपको मोस्ट लाइकली कल या परसों बता दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक ही कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक क्लास के टाइम में अगर ना भी हो सके तो हम तीनों सेक्शंस को अगर कंबाइन करके कर सकें ताकि क्विज की यूनिफॉर्मिटी रहे, तो मैं कोई एक कॉमन टाइम तीनों सेक्शंस का देख के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, नाउ कमिंग टू टुडेज लेक्चर। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया था इन 2 रूल्स के ऊपर कि जब भी आप सपोर्ट रिएक्शंस जज करने जाते हैं तो दीज आर द 2 रूल्स व्हिच शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द सपोर्ट रिएक्शन। ये 2 रूल्स क्या हैं, क्विकली इसको देखते हैं और फिर हम आज के लेक्चर पे जो है वो मूव करेंगे। ये 2 रूल्स कहते हैं कि इफ अ सपोर्ट प्रिवेंट्स द ट्रांसलेशन ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, then a force is developed in the body in that particular direction। यानी अगर आपके पास कोई सपोर्ट रिएक्शन है वो किसी एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो जब आप उस सपोर्ट को रिमूव करेंगे आपको रिएक्शन के तौर पे एक अदद फोर्स मिल जाएगी उस एक्सिस के अलोंग जिसके अलोंग ट्रांसलेशन रेस्ट्रिक्ट की जा रही है। इसी तरह सेकंड रूल क्या कहता है, इफ द रोटेशन इज आल्सो प्रिवेंटेड, कि अगर किसी एक्सिस के अलोंग कोई सपोर्ट रोटेशन को भी प्रिवेंट कर रहा है, तो जब आप उस सपोर्ट को रिमूव करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ कपल मोमेंट बीइंग एक्सर्टेड ऑन द रिजिड बॉडी। तो जब जब कोई ट्रांसलेशन रेस्ट्रिक्ट हो रही होगी रिएक्शन के तौर पे फोर्स मिल जाएगी, जब जब कोई रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो रही होगी तो रिएक्शन के तौर पे एक अदद कपल मोमेंट मिलेगा। इन 2 रूल्स को आपने याद रखना है वाइल ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम। जब आप जो आप सपोर्ट को रिमूव करते जाएं आपने देखना है कि ऑल्दो वो 10 तरह की सपोर्ट हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी, लेकिन जैसा मैंने कहा था उसको ज़बानी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि कौन सी सपोर्ट किस मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ताकि अकॉर्डिंगली इन्हीं 2 रूल्स के हिसाब से आप जो है वो सपोर्ट रिएक्शन जो है अपनी फ्री बॉडी डायग्राम पे इंक्लूड कर सकें। आई होप कि ये दोनों रूल्स हर एक को क्लियर होंगे। यस सर। चलिए फिर आज का लेक्चर हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल 5-7। जैसा मैंने कहा हम कोशिश करेंगे कि आज पहले हाफ में हम 2-3 एग्जांपल्स और थोड़ा सा 2-3 फोर्स मेंबर के हवाले से डिस्कशन करें और ब्रेक के बाद फिर हम जो है वो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ इन दिस एग्जांपल वी आर बीइंग गिवन अ मेंबर, अ बीम व्हिच इज शोन टू यू। ये बीम जो है इट रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ सपोर्ट एट पॉइंट बी, whereas at point A it is being पिन कनेक्टेड। यानी ये 2 जगह से सराउंडिंग के साथ कनेक्टेड है।
पहला पॉइंट ए है जो कि पिन सपोर्ट है और दूसरा पॉइंट बी है जो कि स्मूथ सपोर्ट है अगेंस्ट द सरफेस. We need to determine the horizontal and vertical components of the reaction at pin at A. हमें जो पिन है उसके सपोर्ट रिएक्शंस डिटरमिन करने हैं. This beam is being acted upon by a force of 60 Newton as well as by a clockwise moment of 90 Newtons meter. Okay, so starting with point A, it is pin connected. So पिन कनेक्शन पे आपको किस किस्म के सपोर्ट रिएक्शन मिलते हैं, कोई आइडिया? सर दो फोर्सेस मिलती हैं सर, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में. ओके, सो ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पिन वी आर गोइंग टू गेट अ सपोर्ट रिएक्शन अलोंग एक्स एक्सिस जिसको मैंने AX से रिप्रेजेंट किया है. द सेकंड वन इज द सपोर्ट रिएक्शन अलोंग वाई एक्सिस जिसको मैंने AY से रिप्रेजेंट किया. आई होप ये AX AY तमाम लोगों को विजिबल हैं. यस सर. ओके, व्हाट अबाउट पॉइंट बी? आपके पास पॉइंट बी स्मूथ सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो जब आप इसको रिमूव करेंगे आपको क्या रिएक्शन मिलेगा? सर एक परपेंडिकुलर फोर्स मिलेगी सर. एक परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर टू व्हाट? सर मतलब ये बी पॉइंट है जो लगी हुई है सर, वो स्मूथ पिन उसके परपेंडिकुलर. यस सर. तो ये वाली फोर्स मिल जाएगी जो मैंने रेड से ड्रॉ की. ओके, लेट मी कॉल इट एज NB. What about the angle which this NB is making with respect to the y axis? ये एंगल कितना होगा? सर 30. ओके, कैसे 30 होगा? थोड़ा सा अगर आप इसको समझेंगे, कल की क्लास में काफी स्टूडेंट्स को इस 30 से इख्तिलाफ था. ये देखें, आपके पास ये वो AB है जो कि एंगल बना रहा है 30 डिग्रीज, आपको क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, आप कह रहे हैं कि द फोर्स NB इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू दिस AB. ऐसा ही है? यस सर. अच्छा, अब अगर थोड़ा सा मैं इसको रिजॉल्व करूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां डालूं, तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा? मेरे पास ऑल्टरनेट एंगल है, 30 और 30 होगा. टोटल एंगल 90 है. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये एंगल कितना हो जाएगा? 60. ऐसे ही है. So अगर मैं ये वाली एक्सिस कंसीडर करूं, ये टोटल एंगल 90 है. सो द रिमेनिंग एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्रीज. आई होप कि ये 30 डिग्रीज हर एक को क्लियर हो गया होगा. यस सर. यस सर. So NB would be acting at 30 degrees with respect to the y-axis. आपके पास पॉइंट A पिन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर हमने दो अदद रिएक्शन फोर्सेस शो कर दिए हैं जिसको हमने AX और AY से रिप्रेजेंट किया है. Then we have some applied force as well. One is this applied force of 60 Newton. The other one is the applied moment of 90 Newtons meter. Okay, so we need to find out the support reactions at pin A. So what should we apply? Which set of equation we are going to use? Any idea? सर हम वो नॉर्मल वाला यूज करेंगे. हम जो पहला सेट ऑफ इक्वेशन है उसको इस्तेमाल कर लेंगे जिसमें हम समेशन fx, समेशन fy और समेशन m करते हैं. अगर सपोज मैं समेशन fx करता हूं तो उसमें अननोन्स कितने होंगे उस इक्वेशन में? सर एक अननोन होगा. एक अननोन होगा. व्हाट अबाउट NB? NB भी तो अननोन नहीं होगा जिसके कंपोनेंट जब आप बनाएंगे. सर दो होंगे. ये सर उसी का अननोन होगा. एक दो अननोन होंगे ना. और व्हाट अबाउट अगर आप समेशन fy अप्लाई करें तो कितने अननोन होंगे इक्वेशंस में? तब सर दो होंगे. सर 3 होंगे. ओ सर 2 होंगे तब भी. सर x खत्म हो जाएगा. हाँ, तो यानी अगर आप समेशन fx करते हैं तब भी दो अननोन आ रहे हैं, समेशन fy करते हैं तब भी दो अननोन आ रहे हैं. तो व्हाई नॉट अगर आप पहले मोमेंट अप्लाई कर लें, मोमेंट इक्वेशन अप्लाई कर लें, ताकि आपका एटलीस्ट एक आध अननोन तो पता चल जाए ना मोमेंट इक्वेशन से, और बाकी फिर आप fx और fy से फाइंड कर लें. तो मोमेंट का अननोन फाइंड करने के लिए आप मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट लेंगे, ए या बी? सर ए ले लें. अगर मैं बी लूं तो क्या नुकसान है? सर मैं बी के रेफरेंस से वो नहीं दिए रीडिंग्स, तो वो एक्स्ट्रा देने थे.
नहीं देखें, अगर मैं समेशन एम बी लेता हूं तो उस इक्वेशन में कितने अननोन आएंगे? उसमें सर 3 आएंगे सर 3 आ जाएंगे दो। उसमें। 3 कैसे आएंगे? अगर मैं एम बी ले रहा हूं तो एन बी तो पॉइंट बी से पास हो रहा है, वो तो 0 बनाएगा, तो अननोन तो ए एक्स और ए वाई नहीं होंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ जी, 2 होंगे। लेकिन सर ए से सर 2 पास कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा। दैट्स करेक्ट। अगर मैं ए के अबाउट लेता हूं तो ए एक्स और ए वाई चूंकि दोनों पॉइंट ए से पास कर रहे हैं तो वो 0 हो जाएंगी मोमेंट उसकी वजह से, और एक ही अननोन रह जाएगा जो कि एन बी है। तो रादर देन यूजिंग द कन्वेंशनल सीक्वेंस के मैं पहले एफ एक्स करूं, फिर एफ वाई करूं, फिर एम करूं, व्हाई नॉट इफ आई स्टार्ट डायरेक्टली बाय समिंग द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। सो समेशन एम ए इक्वल टू 0, मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लूं। इसका फायदा क्या होगा कि ए एक्स और ए वाई चूंकि पॉइंट ए से पास हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू क्रिएट 0 मोमेंट, तो आपके पास सिर्फ एक अननोन बचेगा जो कि एन बी है। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर आप रिपीट कर सकते हैं पॉइंट? देखिए मैंने कहा यह था कि जिस तरह आप में से किसी एक ने कहा कि वी आर गोइंग टू यूज द कन्वेंशनल सेट ऑफ इक्वेशन समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड समेशन एम। लेकिन अगर मैं समेशन एफ एक्स पहले अप्लाई करता हूं तो एक्स डायरेक्शन में मुझे नजर आ रहा है कि ए एक्स और एन बी का कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, इट मीन्स के 2 अननोन आएंगे उस इक्वेशन में। इसी तरह जब मैं समेशन एफ वाई लूंगा तो उसमें ए वाई और एन बी का कंपोनेंट आएगा, अगेन 2 अननोन आ जाएंगे उस इक्वेशन में। इसका मतलब क्या है कि मैं इन 2 इक्वेशन में 3 अननोन हो गए। तो अगर मैं मोमेंट की इक्वेशन पहले अप्लाई कर लूं और मोमेंट में पॉइंट ए के अबाउट लूं, चूंकि ए एक्स और ए वाई दोनों पॉइंट ए से पास हो रहे हैं तो ये तो 0 मोमेंट बना रहे होंगे, सिर्फ एक अननोन आपका समेशन एम वाली इक्वेशन में रह जाएगा जो कि एन बी होगा। तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए एन बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बेशक आप समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई यूज करते हुए दोनों अननोन्स ए एक्स और ए वाई को जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। I hope that this point is now clear to all of you. यस सर। चलें, okay, so we are taking moment about point A and B से हम start करते हैं। What should be the perpendicular distance which NB is making from point A? Or shall we use the Varignon's theorem? ये मुझे बताएं। सर वैसे तो 0.75 cos थीटा बनेगा ना? देखिए अगर तो आप NB को रिजॉल्व कर रहे हैं इसके 2 कंपोनेंट्स में, वन इज दिस कंपोनेंट जो कि मैंने येलो से शो किया है x कंपोनेंट, द अदर वन इज दिस कंपोनेंट जो कि मैंने ग्रीन से शो किया है, ये आपके पास NB cos 30 और NB sin 30 हो जाएंगे। और फिर आप 0.75 को भी cos और sin की फॉर्म में रिजॉल्व करें। बट इफ यू कैन लुक एट दिस फिगर, NB जो रेड कलर से शो हुआ है और ये 0.75 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना? यस सर। तो why I am going to use the Varignon's theorem? Varignon's theorem तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वो perpendicular distance find करना आसान हो जाए। But already this NB and its perpendicular distance is given to me as 0.75. So shall I use directly this 0.75 as my perpendicular distance or moment arm without any cos sign? यस सर। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं कान को उल्टा करके पकड़ूं कि मैं पहले एनबी को रिजॉल्व करूं इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में, मैं 0.75 को cos 30 और sin 30 की फॉर्म में रिजॉल्व करूं और फिर बड़ी मुश्किलों से ये मोमेंट फाइंड करूं, तो व्हाई नॉट यूज डायरेक्टली? क्योंकि मोमेंट क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एनबी का तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए मेरे पास नोन है व्हिच इज 0.75, सो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस 0.75 एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। चलिए, ये क्लॉकवाइज होगा काउंटर क्लॉकवाइज होगा? काउंटर क्लॉकवाइज। इट इज काउंटर क्लॉकवाइज। सो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। जी पूछें सर। सर दरअसल ये शुरू से ये वाली चीज समझ लगती है सर, ये हम इसको क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज किस तरह करते हैं? अच्छा, कैसे जज करते हैं? देखें, इसका मैंने पहले भी आपको बताया था, वी आर टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, ये पॉइंट ए है जिसके अबाउट मैंने मोमेंट लेना है, ये एक अदद फोर्स है जिसका मोमेंट मैंने पॉइंट ए के अबाउट लेना है। अब ये जज करना कि ये क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है या काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, इसका तरीका क्या है कि आप जिस फोर्स का भी मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, फ्रॉम द हेड ऑफ दैट फोर्स यू आर गोइंग टू ट्रेस अ सर्कल अबाउट दैट पॉइंट और वो आप टेल से ले जाके ज्वाइन कर देते हैं। नाउ किस डायरेक्शन में ये सर्कल बन रहा है? यस सर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। सर एंटी क्लॉकवाइज।
So that's why the moment is going to be anti clockwise. इसके मुकाबले में सपोज मैं आपसे कहता कि आपके पास जो फोर्स है वो ये रेड कलर से फोर्स मैंने शो की है, इसका मोमेंट पॉइंट ए के अबाउट शो करें तो ये फोर्स है हेड ऑफ पॉइंट ए से होगा, ये अब क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। चलें, तो आप काइंडली माइक्स अपने म्यूट कर लें अगर आप क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, सो अब आपने किया क्या कि एनबी का मोमेंट आ गया, और कौन सी फोर्सेस पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट क्रिएट करेंगी? इट इज गोइंग टू बी दैट 60 न्यूटन फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का गिवन है 1 मीटर, क्लॉकवाइज मोमेंट है काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज। तो मैंने इसको नेगेटिव साइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। क्या कोई और टर्म भी इस मोमेंट इक्वेशन में आएगी? सर वो 90 न्यूटन मीटर। सर 90 वाला मोमेंट सर। 90 वाला मोमेंट वो क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है, सो मैंने -90 करके इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दिया। नाउ देयर इज ओनली वन अननोन व्हिच इज एनबी, सो वंस यू सॉल्व दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एनबी वुड कम्स आउट टू बी 200 न्यूटन। आई होप के दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। Okay, now coming to our conventional equations, now applying summation fx equal to 0. What are the forces acting along x-axis? One is ax, जो कि point A का pin action का जो है support reaction है। दूसरा कौन सी फोर्स है जो x-axis के along आ रही है? सर nb sin 30। nb sin 30 पॉजिटिव नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। अगर हम ए इसको पॉजिटिव रखते हैं तब जी, ए का हमने पॉजिटिव रखा है, पॉजिटिव साइड टुवर्ड्स द राइट, सो ax minus nb sin 30 should be equal to 0. This will give you the value of ax to be equal to 100 Newton. Similarly, applying the force summation along y-axis, summation fy equal to 0. The forces which are acting along y-axis are ay and the component of nb which is nb cos of 30. Positive, negative? Negative. Okay, any other thing which you want to include in this equation? सर 60 भी डालना है। 60 भी डालना है, so -60 should be equal to 0. So once you solve it, the value of support reaction at ay comes out to be 233 Newton. So ax and ay are known to you. Now you can easily determine the value of a if required, as well as the angle phi जिसके ऊपर ये a act करेगा। Although कहा नहीं गया, आपसे डायरेक्टली कहा गया था कि आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो डायरेक्टली आप ax और ay लिख लें। However, अगर आपसे कहा जाए कि a और phi भी फाइंड करें तो you can easily determine the value of a and phi as well. Is it clear to all of you? Yes sir. कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी रिगार्डिंग दिस एग्जांपल? So shall we move forward? जी सर। So moving to our next example, which is example 5-10. The uniform smooth rod is subjected to a force and a couple moment as shown to you in the figure. If the rod is supported at A by a smooth wall, यानी point A के ऊपर ये rod जो है it is being supported by a smooth wall, and at point B and C by rollers either at the top or the bottom. यानी अगर आपको याद हो ये फिगर हमने कंसिडर की थी जब हम ये कर रहे थे कि किस तरह आपने रोलर सपोर्ट की जो है वो सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो शो करने। वी नीड टू डिटरमिन द रिएक्शंस एट दीज सपोर्ट्स। हमें पॉइंट बी और सी के ऊपर सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो डिटरमिन करने। वी आर गोइंग टू निग्लेक्ट द वेट ऑफ दिस रॉड। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा सवाल को एक दफ़ा गौर से पढ़ लें। जी, आई होप के फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है आप लोगों ने अपने जहन में। सर ये एक सवाल पूछना था क्वेश्चन के रिलेटेड। सर लिखा हुआ है एंड सपोर्टेड एट बी एंड सी आइदर एट द टॉप और बॉटम बाय द रोलर्स। तो सर मतलब है दोनों को नहीं कंसीडर करेंगे ना? नहीं, अगर आप याद हो हमने जब इस किस्म के सपोर्ट रिएक्शंस को अपनी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था तो मैंने आपको कहा भी था कि रोलर्स तो दोनों तरफ लगें लेकिन एक वक्त में एक ही रोलर इन कांटेक्ट आएगा। मसलन थोड़ा सा इस फिगर को गौर से देखें। मैं अगर आपसे कहूं कि आप जब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट सी जो है
उसके ऊपर कौन सा रोलर दब रहा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? सी के ऊपर नीचे वाला सर। नीचे वाला दब रहा होगा। तो मुझे नजर आ रहा है, कॉमन सेंस मेरी ये कहती है कि चूंकि नीचे वाला रोलर इन कांटेक्ट होगा, सो आई एम गोइंग टू गेट अ सपोर्ट रिएक्शन लाइक दिस। ऐसे ही है। और सर मैटर भी ऐसे भी नहीं करता क्योंकि दोनों फोर्सेस हैं तो इन लाइन ना। ठीक है, अभी फिलहाल मेरे बात का जवाब दें। पॉइंट बी जो है उसके ऊपर नीचे वाला रोलर या ऊपर वाला रोलर एंगेज होगा? सर ऊपर वाला रोलर प्रेस हो रहा होगा। Yes, sir, इट मींस के जब मैं वो रोलर सपोर्ट रिमूव करूंगा तो मुझे कुछ इस तरह की फोर्स मिलनी चाहिए एज अ सपोर्ट रिएक्शन, इजंट इट? जी सर। ठीक है, सो चलें, अभी मैं सिर्फ एक काम करता हूं, मैं कहता हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं अपनी उस अजम्पशन पे जाता हूं कि अननोन रिएक्शन है ना, मैं दोनों फोर्सेस को एक ही डायरेक्शन में अज्यूम कर लूं। सपोज मैं इसको कह देता हूं ये मेरे पास सी वाई है, इसको मैं कह देता हूं ये मेरे पास बी वाई है। सो दीज आर द टू सपोर्ट रिएक्शन। मैंने जानबूझ के जो बी का सपोर्ट रिएक्शन है, ऑल्दो मुझे नजर आ रहा था कि वो ऊपर की तरफ से एक्ट करेगा, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको गलत डायरेक्शन में ले लिया ताकि जब मैं सॉल्व करूं तो मेरी वो अजम्पशन भी एक तरह से वेरीफाई हो जाए कि अगर कोई चीज नेगेटिव आ रही है तो वो अजम्पशन को मैं रिवर्स कर सकूं। मेरे पास ये दो अदर सपोर्ट रिएक्शंस आएंगे, बी वाई और सी वाई। मैं एक्सिस जो ले रहा हूँ वो ये एक्सिस है, इसको मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। फ्री बॉडी डायग्राम पे और क्या आना चाहिए? एक तो अप्लाइड फोर्स आ गई जो कि आपने ये शो कर ली है 300 न्यूटन की, एक अप्लाइड मोमेंट आ गई जो कि 4000 न्यूटन मीटर की आपने यहाँ शो कर ली है। सर पॉइंट ए को भी सर, ओके, पॉइंट ए पे किस किस्म की सपोर्ट है सर? फिक्स्ड फोर्स। तो क्या रिएक्शन आना चाहिए? सर एक मोमेंटम सर So this is going to be the direction of support reaction, ऐसा ही है। जी इसी डायरेक्शन में आएगा सपोर्ट रिएक्शन। जी सर। और हमारी अजम्पशन क्या थी? पॉजिटिव साइड पे हमने अज्यूम करना है या नेगेटिव साइड पे? सर पॉजिटिव साइड पे। ओके, तो ऑल्दो यहाँ अगर मैं चाहूँ तो नेगेटिव साइड पे भी ले सकता हूँ, लेकिन जस्ट अपनी अजम्पशन को करेक्ट बनाने के लिए जो हम इससे पहले अजम्पशन इस्तेमाल करते रहे, हम करते ही हैं कि हम इसको भी इस डायरेक्शन में शो कर देते हैं। ऑल्दो मुझे नजर आ रहा है कि ए जो है वो लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा। कैसे मैंने जज किया कि ए लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा होगा, ये बता सकते हैं आप? सर क्योंकि वो बॉल के अंदर की तरफ मूवमेंट से रोक रहा है ना, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड पे फोर्स, तो ऑब्वियसली वो ऑपोजिट साइड पे। तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि दिस ए शुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट रादर देन टुवर्ड्स द राइट। तो अगर आप चाहें तो यहाँ इसको लेफ्ट की तरफ देखें। एक चीज बाय इंस्पेक्शन आपको नजर आ रही है तो आप अज्यूम कर लें इसको ए एक्स। अदरवाइज अगर आप पॉजिटिव भी लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ए एक्स का साइन आपको नेगेटिव मिल जाएगा। कोई और चीज जो आप समझते हो कि आपके पास यहाँ आनी चाहिए? बस सर यही चीजें आएंगी। ओके, सो आई एम बेसिकली यूजिंग द कन्वेंशनल एक्स वाई, और जब मैं अप्लाई करूंगा पॉजिटिव समेशन एफ एक्स, कौन कौन सी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, जरा बता सकते हैं मुझे? एक तो माइनस ए एक्स। सर माइनस ए एक्स, अच्छा सर वो आप कन्वेंशनल एक्सिस यूज कर रहे हैं जी। बी वाई का कंपोनेंट आएगा, कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस साइन। तो वैसे हम इसे ऑब्जेक्ट के रिलेटिव भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हम इसको चाहें तो इन एक्सिस के अलॉन्ग भी कर सकते हैं, एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस के अलॉन्ग भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन फिर मुझे क्या होगा कि ए एक्स और 300 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बात फिर भी एक जितनी है, ए एक्स या 300 को रिजॉल्व करूँ या बी वाई या सी वाई को रिजॉल्व करूँ, दोनों सूरतों में दो दो चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, बी वाई साइन 30 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर हमारे अजम्पशन के मुताबिक तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव आएगा। ओके, सो मैंने इसको पॉजिटिव डाल दिया। इसी तरह सी वाई साइन 30 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव।
So that should be equal to 0. Let me call it as equation number 1. Similarly, summation fy equal to 0. Y direction में क्या आएगा? cy cos 30, by cos 30. पॉजिटिव नेगेटिव? सर दोनों पॉजिटिव होंगे. दोनों पॉजिटिव होंगे. एनी अदर थिंग? 300 न्यूटन भी सर सब्ट्रैक्ट करना. सो -300 शुड बी इक्वल टू 0. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई है. मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले लूं मैं? ए के अबाउट ले लूं ताकि ए निकल जाए, बी वाई और सी वाई रह जाएं. इक्वेशन 2 और 3 को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूं. ठीक है. ओके. अगर मैं पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं तो बी वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगेन क्या मैं बी वाई सी वाई के लिए वेरेगनस थ्योरम यूज करूंगा? नहीं सर. तो डायरेक्टली मैं बी वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज कर लूंगा जो कि कितना है पॉइंट ए से? 2 मीटर्स. 2 मीटर्स. क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. तो नेगेटिव साइन डाल दिया. सी वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 6 हो जाएगा. 6. अगेन क्लॉकवाइज, सो नेगेटिव साइन. 300 के साथ में क्या करूंगा? सर वो 8 cos 30 हो जाएगा. 300 के कंपोनेंट्स बना लूंगा वेरेगनस थ्योरम. ऐसा ही है. जी सर. इसमें जो कॉस कंपोनेंट है वो y डैश एक्सिस के अलोंग पड़ रहा है या परपेंडिकुलर टू दिस बीम पड़ रहा है? हम 300 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं ना. 8 मीटर इनटू cos 30 परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल नहीं जाएगा. देखिए बात वही है, या आप 300 cos 30 इंटू 8 करें या आप 300 इंटू 8 cos 30 करें, एक ही बात है. आसान तरीका लगा था इसके लिए. चलिए, साइन कंपोनेंट क्यों नहीं शामिल करेंगे? डायरेक्शन है वो. जी आपने जवाब तो दिया, आवाज हल्की आई है. परपेंडिकुलर ही होगा. सर वो देखिए, परपेंडिकुलर नहीं होगा. सर इन द डायरेक्शन तो वो पास करता है सर, वो पॉइंट ए से पास कर जाएगा. नहीं, ये वाला जो 300 sin 30 वाला कंपोनेंट है ये तो पॉइंट ए से पास कर जाएगा, सो इट वुड नॉट बी क्रिएटिंग एनी मोमेंट. ठीक है. और कुछ इस मोमेंट इक्वेशन में जो आ सके? सर वो सर 4000 न्यूटन मीटर. 4000 न्यूटन मीटर. इज इट क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज. Counterclockwise, so I'm going to include this 4000 as well, and that should be equal to 0. So these are the three equations. Unknowns कितने हैं हमारे पास? तीन unknowns हैं. So once you solve these three equations, आपके पास जो values आएंगी, the value of by would comes out to be minus 1000 Newton. What does this negative sign indicates? सर हमारी assumption गलत थी. by के हवाले से हमारी assumption गलत थी और हम by का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे. इन अदर वर्ड जो हमने जज किया था कि जब आप 300 न्यूटन की फोर्स से यहाँ से इसको खींचेंगे तो B वाला रोलर जो है वो ऊपर की तरफ प्रेस होगा, तो जब आप उस रोलर को रिमूव करेंगे तो उसकी फोर्स जो है वो आपको नीचे की तरफ मिल जाएगी. इसी तरह CY जो फोर्स है वो आपको मिल जाएगी 1346 न्यूटन. पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि आपका अज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है. इसी तरह AX जो है इट वुड आल्सो कम्स आउट टू बी पॉजिटिव 173 न्यूटन आएगी. इट मींस कि योर अज्यूम डायरेक्शन इज करेक्ट एंड AX इज बेसिकली एक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्सिस. आई होप दैट दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहें? सर इसमें वेरेगनस थ्योरम नहीं लग सकता? देखें पॉइंट जो 300 न्यूटन वाली फोर्स है उस पे तो हमने वेरेगनस थ्योरम ही लगाया है. वो ठीक है सर, वो मैंने देखा नहीं. ठीक है सर, वो 300 cos. ठीक है सर. बेसिकली ये एंगल 30 डिग्री है तो दिस इज 300 cos 30 और ये वाला कंपोनेंट 300 sin 30 आ जाएगा. और sin 30 वाला कंपोनेंट चूंकि पास हो रहा है पॉइंट ए से तो इसकी वजह से मोमेंट आपके पास 0 आई है. सिर्फ cos 30 वाली मोमेंट को हमने शामिल की है. क्लियर है? यस सर क्लियर है. यस सर क्लियर. Shall we move on to the final problem before the break? उसके बाद फिर हम ब्रेक के बाद अपना थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 2 फोर्स मेंबर और फिर हम उससे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को आज फोकस करेंगे. ठीक है.
फाइनल एग्जाम्पल 5-12 एग्जाम्पल्स में हम ज्यादा टाइम लगा रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम एक ही तरह के हैं. अगर एग्जाम्पल समझ आ जाती हैं तो प्रॉब्लम प्रोबेबली आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, वी नीड टू डिटरमिन द सपोर्ट रिएक्शंस ऑन द मेंबर. The collar at A is fixed to the member and can slide vertically along the vertical shaft. So आपके पास एक अदद ये मेंबर है जो कि A से स्टार्ट होकर B तक जा रहा है. आपने फाइंड क्या करना है? यू नीड टू डिटरमिन द सपोर्ट रिएक्शंस. किन किन जगहों पे? सबसे पहले हम पॉइंट बी की अगर बात करें, किस किस्म की सपोर्ट है पॉइंट बी के ऊपर? सर ये पिन है कि क्या चीज है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. फिगर आपको विजिबल है, पिन तो नजर मुझे नहीं लग रही. तो नहीं सर ये पिन तो नहीं है. रोलर. सर रोलर है सर, वो नीचे लगे हुए हैं उसके, वो नीचे छोटे. रोलर लगे हुए हैं. फोर्स सर लगेगी. तो रोलर को जब आप रिमूव करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट अ परपेंडिकुलर फोर्स इन दिस डायरेक्शन. लेट मी कॉल इट एज एनबी. आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है एक को. जी सर. Okay, what about point A? Which type of support is this one? अगर आप उन सपोर्ट से इसको मैच करें जो कि हमने पिछली दफा पढ़ी थी 10 सपोर्ट्स, ये कौन सी सपोर्ट कहलाएगी? फिक्स कॉलर. ये फिक्स जी, कॉलर फिक्स टू अ मेंबर, ऐसा ही है. यस सर. तो इन विच डायरेक्शन दिस कॉलर कैन ट्रांसलेट? एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग किस डायरेक्शन में ट्रांसलेट होगा? सर वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है. तो ट्रांसलेशन इसकी रेस्ट्रिक्ट किस एक्सिस के अलोंग है? सर एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलोंग. सो जब आप इस कॉलर को रिमूव करेंगे, ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस के अलोंग रेस्ट्रिक्ट है, तो यू आर गोइंग टू गेट अ सपोर्ट रिएक्शन AX अलोंग द एक्स एक्सिस. ऐसे ही है. यस सर. ओके, व्हाट अबाउट दिस मेंबर? कैन दिस मेंबर रोटेट अबाउट द कॉलर? नो सर. तो इसका मतलब क्या है? रोटेशन भी आपके पास रेस्ट्रिक्ट हुई हुई है. ऐसे ही है. यस सर. तो अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो और आप सपोर्ट को मॉडल कर रहे हो तो क्या सपोर्ट रिएक्शन आता है? एक अदर कपल मोमेंट आप डालते हैं. ऐसे ही है. यस सर. ठीक है. तो आपके पास जो सपोर्ट रिएक्शन है इस टाइम पे, 3 सपोर्ट रिएक्शन है. वन इज NB ड्यू टू द रोलर सपोर्ट. द अदर वन इज AX एंड MA, चूंकि आपके पास कॉलर फिक्स टू अ मेंबर है, तो जब आप इसको रिमूव करेंगे तो AX और MA आपको सपोर्ट रिएक्शन मिल जाएंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा आपके पास एक अदद अप्लाइड फोर्स है 900 न्यूटन की, और एक अदद अप्लाइड कपल मोमेंट है क्लॉकवाइज 500 न्यूटन मीटर का. ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट? किस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे? समेशन fx इक्वल टू 0. x डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस हैं? सर खाली AX ही है. AX है. So it means that AX is going to be equal to 0, isn't it? जी सर. Okay, moving forward, आपके पास y डायरेक्शन में कौन सी फोर्सेस आ रही हैं? NB और 900. So NB is acting towards the positive y-axis, 900 is acting towards the negative y-axis. So it means that हमारे पास NB की वैल्यू क्या आएगी? 900 न्यूटन्स के बराबर. ठीक है. What about moment? Moment किस पॉइंट के अबाउट में ले लूं? सर A के अबाउट. ओके, तो समेशन MA should be equal to 0. कौन कौन सी फोर्सेस A के अबाउट मोमेंट क्रिएट कर रही हैं? सर 900 और 900 NB. का डिस्टेंस 1.5 है. क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज. ओके, नेगेटिव साइन आ गया. और NB? सर NB यस. कितना मोमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका? सर 3 प्लस समथिंग. समथिंग क्या? सर 3 plus 1 cos 45. 1 cos 45. So 3 plus 1 cos 45. NB जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज. सर काउंटर क्लॉकवाइज.
पॉजिटिव साइन आ गया। और कुछ जो आप समझते हो इस इक्वेशन में आना चाहिए? सर 500 न्यूटन। यस सर। क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? फाइन सर, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो नेगेटिव आ गया। और कुछ? नो सर। व्हाट अबाउट MA? सर पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव तो होगा, भूल क्यों गए थे MA को आप लोग? देखिए, आप जब पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट्स ले रहे हैं तो जो फोर्स पॉइंट ए से पास हो रही है वो तो जीरो मोमेंट क्रिएट करेगी, लेकिन ऑलरेडी MA एक मोमेंट डिफाइन है अबाउट पॉइंट ए, तो उसको तो आप शामिल करेंगे ना अपनी इस मोमेंट इक्वेशन में। ठीक है, तो इसको भूल नहीं जाना है आपने। और चूंकि हमने अज्यूम किया इसको काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमने इसको पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ रिप्रेजेंट किए। सो वंस वी सॉल्व इट, the only unknown here is MA. The value of MA would comes out to be minus 1486.4 Newton meter. What does this negative sign indicates? सर मूवमेंट क्लॉकवाइज होगी। सर हमारी assumption जो है वो गलत है। हमारी assumption थी regarding MA वो wrong थी, so we are going to reverse our assumption और हम कहेंगे कि जो MA है it is basically acting in a clockwise direction rather than in a counterclockwise direction. I hope this is clear to all of you. Yes sir. चलें ठीक है। So with this we are going to stop here. कोई क्वेश्चन हो आपका इन तीन एग्जांपल्स के हवाले से तो काइंडली अभी पूछ सकते हैं।